2, 3, 4, 5, 6, 2, 8. गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। देखिए गाइस, काफ़ी दिन के बाद में एक क्लास में अपलोड करने वाला हूँ आज पॉलिटी की। एक्चुअली क्या था, पहले देखिए कुछ दिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, थोड़ा सा बिजी था। अब कंटिन्यू क्लासेस वगैरह आएंगी तो चलिए गाइस, तो पॉलिटी से पहले मैं कुछ चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। जैसे कि अभी जो कमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे मान लीजिए जेल वार्डन का पेपर आने वाले हैं आपका, एक आपका दिल्ली पुलिस का है, एक एनटीपीसी का है। एनटीपीसी का जो पेपर है बच्चे वो दिसंबर में आने वाला है। दिल्ली पुलिस का वो 27 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के दरमियान में होगा। जेल वार्डन का भी हाल ही में है। तो सबसे पहले ये है कि ज़्यादा डीप में जाके मत अभी स्टडी करो। कोशिश किया जाए जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं कि जितना पढ़ा है आपने उन सब का रिवीजन करिए, और साथ साथ में रिवीजन के साथ साथ में आप क्या काम करें, प्रैक्टिस सेट निकालिए। आप जेल वार्डन का या फिर दिल्ली पुलिस का किसी का भी प्रैक्टिस सेट लेके उनसे प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस तो रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे आपके लिए। तो कोशिश किया जाए कि पर डे रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है गाइस, चलिए। और मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों यहाँ पे कि मैं पर डे जेल वार्डन और आपका दिल्ली पुलिस और एनटीपीसी से टारगेटेड से रिलेटेड जीएस पढ़ाने वाला हूँ। अभी ये जो क्लासेस हमारा जो बायो और पॉलिटी चल रहा है ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इसके अलावा मैं अलग से साइट से कुछ वीडियोस आपका जेल वार्डन स्पेशल के लिए, दिल्ली पुलिस स्पेशल और आपका एनटीपीसी स्पेशल की वीडियोस अपलोड करूँगा बच्चे। तो याद रखेंगे जितना भी क्वेश्चंस जीएस में आने वाले होंगे, कोशिश करूँगा मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को वहाँ पे कवर कर लूँ। चाहे फिर वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो जाए या आपका जितने भी कहीं से भी रिलेटेड होगा जीएस का जो पोर्शन होगा, मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम चीज़ों को आपको पढ़ाने के लिए। चाहे वो मिसलिनियस क्यों ना हो, विविध टाइप के भी प्रश्न होंगे तो कोशिश करूँगा पढ़ाने की। ठीक है बच्चों, चलिए गाइस, तो आज मैं बात कर रहा हूँ किस पे, पॉलिटी पे, जहाँ से हमने छोड़ा था। तो लास्ट टाइम आपने पढ़ा था 1909 का अधिनियम। आज उसी से आगे हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स अगर मेरी क्लास को पहले कंटिन्यू पढ़ रहे थे तो मैं पहले आपको समझा दूं बच्चे 1919 के अधिनियम से रिलेटेड कि हमने इससे पहले जो एक्ट पढ़ा था वो पढ़ा था 1909 का। 1909 के अधिनियम को क्या था बच्चे, उसको हम बोलते थे मार्ली मिंटो सुधार के अधिनियम के नाम से भी उसको जाना जाता था। उस अधिनियम में क्या हुआ था बच्चों, सबसे अहम पॉइंट ये था कि ब्रिटिश ने इंडिया में क्या था, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को शुरू किया था। अब ये सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली क्या होती है, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का मतलब ये था कि मुस्लिम के लिए अलग से एक निर्वाचक मंडल व्यवस्थित किया गया जिसमें कैंडिडेट भी मुस्लिम होगा और वोटर भी मुस्लिम होंगे। प्रैक्टिकली ऐसे समझ लीजिए, भारत में एक ऐसी चुनाव प्रणाली या व्यवस्था को प्रारंभ किया गया जिसमें क्या होगा, वो कम्युनल स्टार्ट होगा, जिससे मतलब मुस्लिम कैंडिडेट किसी क्षेत्र से खड़ा होगा तो उसको वोट देने लोग जाएंगे, वो भी मुस्लिम्स होंगे। इस व्यवस्था को कहा जाता है सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली। तो 1909 में ये व्यवस्था कर दी गई थी। तो उसके बाद में बहुत सारे वायलेंस हुए। तत्पश्चात एक नया अधिनियम आता है आपका भारत शासन अधिनियम 1919। चलिए गाइस, देखते हैं इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं रही हैं। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले बच्चे मैं यहाँ पे एक लफ्ज लिखा रहा हूँ, नोन एज। ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है, यहीं से शुरुआत करेंगे हम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। सर, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से हम जानते हैं। अब ये क्या बात है सर, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, बहुत दफ़ा ये प्रश्न है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, या कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, तो ये 1919 का है। एक्चुअली ऐसा इस कहानी के बारे में सीखने से पहले छोटे छोटे कुछ पॉइंट समझ लीजिए। जैसे बच्चे जो आपका चेम्सफोर्ड है ना, ये कौन है बच्चों, चेम्सफोर्ड उस टाइम पे ये भारत का वॉयसराय है। ये कौन था बच्चों, आपने सीख लिया सर, चेम्सफोर्ड कौन था, भारत का वॉयसराय था, जो 1916 में भारत का वॉयसराय बना और 1921 तक यह भारत का वॉयसराय रहा था। क्या ये बात समझ में आ गई। तो चेम्सफोर्ड कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये भारत का वॉयसराय हैं। जो मॉन्टेग्यू है बच्चों, ये कौन है, ये भारत राज्य सचिव, और ये कहाँ होता था, यूके में, जिसको हम कह सकते हैं
द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। चलिए, अभी ये कब बने थे जनरल, ये कब से कब तक रहा था? मॉन्टेग्यू के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, तो बच्चे ये रहा था 1970 से 22 तक। चलो अब सीखना शुरुआत करते हैं। तो चलिए गाइस, अब यहां से सीखना हम शुरू करते हैं। भारत राज्य सचिव और ये वॉइसराय, सर 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी हम जानते हैं। रीज़न क्या था गाइस कि देखो ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं। एक चेम्सफोर्ड कौन थे? ये भारत का वॉइसराय था उस समय का जब ये कानून आया था। और मॉन्टेग्यू कौन था? उस समय का ये भारत राज्य सचिव है। जिन बच्चों ने प्रीवियस अधिनियम नहीं पढ़े तो समझ लीजिए बच्चे, एक अधिनियम आया था 1858 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम आया था? 1858। अब 1858 के अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया था बच्चों? इंडिया से, चलिए थोड़ा सा लिटिल बिट चीज़ें जान लो। जैसे कौन से अधिनियम के बारे में समझा रहा हूँ पहले मैं, 1858 का जो एक्ट आया था, इस एक्ट के माध्यम से भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था बच्चों, इसको क्या कर दिया गया था? समाप्त। आपसे पूछा जाए किस अधिनियम के माध्यम से कंपनी का शासन समाप्त हुआ? 1858 के माध्यम से। दूसरा, कंपनी को जो लीड कराता था या कंपनी का शासन की देखभाल किसके द्वारा होती थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इन दोनों को भी क्या कर दिया गया था? इस अधिनियम के माध्यम से समाप्त। हिंदी में ऐसे समझ लो सर, 1858 के अधिनियम के माध्यम से भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। साथ साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब था निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का मतलब था नियंत्रक मंडल। इन दोनों बोर्डों को भी क्या कर दिया गया था? समाप्त। और ये सब कुछ समाप्त करने के पश्चात क्या होता है बच्चों? भारत के शासन की जो बागडोर थी, तो भारत का शासन जो संभालने किसको दे दिया गया था? ब्रिटिश सम्राट प्लस ब्रिटिश पार्लियामेंट को दे दिया गया। तो एक आपने क्या देखा, अब भारत का शासन इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट और किसके पास में? ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चला गया था। तब इन दोनों ने मिलके क्या था? अपने मंत्रिमंडल से या कैबिनेट से, मंत्रिमंडल से बच्चों एक नया पद, एक नई पोस्ट को शुरू किया था और उसी पोस्ट का नाम था भारत राज्य सचिव। यानी कि आपने क्या सीखा सर, भारत राज्य सचिव का जो ये पद है ना, ये एक पोस्ट है। ये कब शुरू की गई थी? 1858 के अधिनियम के माध्यम से। तो आपने क्या सीख लिया बच्चों? ये भारत राज्य जो सचिव है ये कहाँ बैठता है? ब्रिटेन में। और ये कौन है? एक्चुअली एक तरह से वहाँ का मंत्रिमंडल में एक न्यू पोस्ट थी। अब टोटल पावर भारत की इसी बंदे के पास में होती थी, मतलब भारत राज्य जो सचिव था। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ से? तो अगर आप ये चीज़ यहाँ से सीखा। अब हम बात कर रहे हैं किसके रेफरेंस में? 1919 के। तो हुआ बच्चों ये कि मॉन्टेग्यू भारत का राज्य सचिव है और चेम्सफोर्ड भारत का वॉइसराय है। तो मॉन्टेग्यू इंडिया आते हैं 1917 के टाइम पे, जब ये भारत क्या बने थे? भारत राज्य सचिव बने, ये भारत में आए। इन्होंने आके मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड कुछ भारतीयों से के साथ में मिलके क्या था? शिमला में इन दोनों एक मीटिंग की। शिमला में मीटिंग करने के बाद में क्या था बच्चों? तत्पश्चात इन दोनों ने मिलकर, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की। उसी रिपोर्ट के माध्यम से क्या होता है बच्चों? भारत शासन अधिनियम का निर्माण हुआ। यानी कि ये जो कानून बना ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो ये इन दोनों ने क्या था? जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसी रिपोर्ट के आधार पर ये कानून बना। इसी वजह से भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। ये बात समझ में आ गई? और आपने ये भी सीख लिया कि ये कौन है? चेम्सफोर्ड भारत का वॉइसराय, और ये कौन था? भारत राज्य सचिव। अब यहाँ से देखिए इस अधिनियम के माध्यम से क्या क्या चीज़ें चेंजिंग हुई है वो सीखते हैं। पॉइंट नंबर 1, पहले क्या होता था? यहाँ से याद रखो, पहले भारत राज्य सचिव, BRS का मतलब क्या है बच्चों? भारत राज्य सचिव। समझ जाएंगे ना यहाँ से? तो पहले भारत राज्य सचिव का बच्चों जो वेतन होता था ना, तो ये वेतन यूके से दिया जाता था। कहाँ से दिया जाता था? ब्रिटेन से दिया। मतलब यानी कि जो भारत राज्य सचिव की जो पद था, जो भी व्यक्ति इस पोस्ट पर होगा उसकी सैलरी ब्रिटेन वाले अपने आप देंगे। लेकिन क्या होता है? इस अधिनियम के माध्यम से 1919 के एक्ट के माध्यम से, तो भारत राज्य सचिव का जो वेतन था बच्चों, अब ये वेतन क्या था बच्चों? ये वेतन दिए जाने लगा भारत से। तो पहला पॉइंट आपने क्या सीखा यहाँ पे?
सर भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। दूसरा, इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया बच्चों, भारत राज्य सचिव का जो वेतन था वो कहाँ से दिए जाने लगा, भारत से। तो इसी अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि भारत राज्य जो सचिव होगा उसका वेतन हम इंडिया से देंगे। तो ये बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन से बहुत दफ़ा पूछा गया, किस अधिनियम के माध्यम से भारत राज्य सचिव का वेतन भारतीय राजस्व मतलब भारत से दिया जाने लगा, तो वो 1919 के अधिनियम के माध्यम से। दूसरा चेंजेस अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो भारत राज्य सचिव की क्या थी बच्चों, एक परिषद होती थी जिसको हम बोलते थे इंडियन काउंसिल, हिंदी में कहेंगे हम भारत परिषद। चलिए पहले मैं आपको भारत परिषद का इतिहास बता दूं। जिस समय क्या हुआ था बच्चों, ऐसे याद रख लो कि इसका पहले इतिहास का समझ लीजिए, किसका, भारत परिषद का, कि जब 1858 का अधिनियम आया था, उसी अधिनियम के माध्यम से भारत राज्य सचिव का पद शुरू किया गया है। जो भी मैंने समझाया आपको, भारत राज्य सचिव का पद कब शुरू किया गया था, 1858। उसी टाइम पर इसकी हेल्प करने के लिए एक इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद का निर्माण भी किया गया था 1858 के अधिनियम के माध्यम से। यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, इसका निर्माण भी कब किया गया था, इसे और इन दोनों को एक साथ में बनाया गया था। और उस टाइम पे भारत राज्य परिषद के अंदर 15 सदस्य होते थे। ये बात समझ लिया आपने। चलिए तो चेंजेस क्या होते हैं यहाँ सीख लीजिए। तो जो भारत परिषद थी, जो आपका भारत राज्य सचिव की मदद करने के लिए जो परिषद बनाई गई थी बच्चों, तो इसमें भी कुछ चेंजिंग किया गया, वो चेंजिंग देखते हैं। यहाँ पे क्या था, पहले इसके जो सदस्य थे वो थे 15 मेंबर। आपने क्या सीखा सर, इंडियन काउंसिल में भारत परिषद के अंदर पहले कितने सदस्य हुआ करते थे, 15 सदस्य हुआ करते थे। ये किस अधिनियम के टाइम की बात बता रहा हूं मैं, 1858 से लेके 1858 से लेकर 1919 तक, यानी कि 1858 से 1919 तक भारत परिषद के अंदर जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी, 15 थी। अब यहाँ पर क्या किया गया बच्चों, 1919 के अधिनियम के माध्यम से इसमें चेंजेस कर दिया गया, और जो भारत परिषद है इसके जो मेंबर होंगे, तो इसके जो बच्चे मेंबर्स कर दिए गए, तो उसमें कहा गया कि मिनिमम सदस्य संख्या हो सकती है 8 और मैक्सिमम सदस्य संख्या हो सकती है 12। तो एक आपने एक और पॉइंट सीखा यहाँ पे, कौन से अधिनियम से सर, 1919 में। तो आपने दो परिवर्तन देखे। पहला सर, 1919 के अधिनियम के माध्यम से भारत राज्य सचिव का वेतन कहाँ से दिए जाने लगा, भारत से। एक इसकी जो परिषद थी ना, भारत परिषद, उसके सदस्यों की संख्या को कम कर दिया गया, जिसमें मिनिमम 8 हो सकते थे, अब मैक्सिमम कितने हो सकते थे, 12 हो सकते थे। एक चेंजेस ये हुआ। एक चेंजेस और हुआ, वो दूसरा चेंजेस क्या किया गया बच्चों, वो चेंजेस ये था, वो भी 1919 के एक्ट के माध्यम से। कौन से एक्ट के माध्यम से, 1919 के एक्ट के माध्यम से भारत परिषद में चेंजेस ये किया गया, इसमें एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई। अब ये सर, ये पॉइंट क्या है यहाँ पे, याद रख लीजिए, 1919 के अधिनियम के माध्यम से भारत परिषद की जो सदस्यता थी उसको क्या कर दिया गया, लिमिटेड कर दिया गया, मिनिमम 8 या मैक्सिमम 12 हो सकते थे। और सबसे एक दूसरा बड़ा प्रोमिनेंट पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है सर, भारत परिषद में एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई। क्यों की गई, क्योंकि भारत राज्य जो सचिव था ना, उसकी मदद करने के लिए भारत परिषद बनाई गई थी। इस पे भारत का जो कार्यों का जो लोड था वो धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था। तो इसके एक तरह से इसका जो वर्क था उसको कम करने के लिए कि किसकी नियुक्ति की जाती है बच्चों, हाई कमिश्नर। तो प्रश्न पूछा गया आपसे कि भारत परिषद में, वो भी भारत राज्य सचिव की भारत परिषद में किस अधिनियम के माध्यम से हाई कमिश्नर की, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम आएगा, कि हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई है, तो 1919 के अधिनियम के माध्यम से की गई है। कई बात समझ में आ गई यहाँ से, तो एक बार फिर से समझ लेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि सर इन दोनों ने मिलकर इसी अधिनियम का प्रारूप तैयार किया था, और इन्हीं दोनों के प्रारूप के आधार पर क्या होता है बच्चों, 1919 का अधिनियम बना। उसके बाद में क्या होता है, इस अधिनियम के माध्यम से भारत राज्य सचिव का वेतन कहाँ से दिए जाने लगा, भारत से दिया जाने लगा। उसके बाद में जो इसकी परिषद थी बच्चों, उस परिषद में क्या था, मिनिमम सदस्य संख्या 8 और मैक्सिमम कितना हो सकती थी, 12, और एक भारत परिषद में हाई कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई। क्या बात समझ में आ गई आपको। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए उसके आगे से आप लिखना शुरू करेंगे, मैं आगे समझा देता हूँ। दूसरा क्या किया गया, भारत शासन अधिनियम 1919 की जो प्रोमिनेंट पॉइंट है, इसमें क्या होता है बच्चों, सेंटर यानी कि केंद्र में, कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, केंद्र में बाइकैमरल लेजिस्लेचर का गठन, इसको हम हिंदी में कहेंगे द्विसदनात्मक विधायिका। अगर आपसे पूछा जाए किस अधिनियम के माध्यम से केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का गठन किया गया है, तो ये पॉइंट भी आपसे बहुत दफा पूछा जाता है बच्चों कि 1919 के अधिनियम के माध्यम से सर केंद्र में, सेंटर में द्विसदनात्मक विधायिका बाइकैमरल लेजिस्लेचर का निर्माण किया गया था। सर ये आपका बाइकैमरल लेजिस्लेचर यानी कि द्विसदनात्मक विधायिका का मतलब क्या है, तो चलिए इसका मतलब मैं नॉर्मली समझा दूं आपको। जैसे यहां पर केंद्रीय विधान परिषद, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको कहा जाता था राज्य परिषद, एक ग्रुप तो ये था, और एक बनाया गया है यहां पे केंद्रीय विधान, जिसको आप राज्य विधानसभा। चलिए ऐसा कह, अगर किसी को नहीं समझ में आए तो आप ऐसे समझ लीजिए सर केंद्र में दो सदन, मतलब यानी कि दो सेंटर, पहले क्या था केवल केंद्रीय विधान परिषद हुआ करती थी सेंटर, वो भी, तो अब यहाँ पर कितने हो गए बच्चों, दो हो गए हैं। एक हो गई केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई जिसको क्या कहा गया है, राज्य परिषद, और एक बना दी गई बच्चों क्या, केंद्रीय विधानसभा या राज्य विधानसभा, जबकि इसको जनरली हम केंद्रीय विधानसभा ही बोलते हैं। इसके अंदर जो सदस्य थे, यहाँ पे थे 60 सदस्य। कितने सदस्य बच्चों, इसमें थे 60। केंद्रीय विधान परिषद में 60 सदस्य थे, जिनमें से 60 सदस्यों में से 34 सदस्य, एम का मतलब समझेंगे ना मेंबर, 34 एम क्या थे, ये इलेक्टेड थे, 34 थे इसमें इलेक्टेड। इलेक्टेड का मतलब है निर्वाचित, और इसमें से 26 ये थे नॉमिनेटेड, मनोनीत। अगर मैं इस पे बात करूं तो बच्चों यहाँ पे जो सदस्य थे, तो इसमें सदस्य थे 145 सदस्य थे यहाँ पर उस टाइम पे, और इन 145 में से 104 ये थे इलेक्टेड मेंबर, और इसमें से 41 थे नॉमिनेटेड। तो क्या सीख लिया आपने, किस अधिनियम के माध्यम से, देखिए अगर ये ग्राफ ना याद रहे बस जनरली याद रख लो सर, भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से केंद्र में बाइकैमरल लेजिस्लेचर का गठन किया गया था, या द्विसदनात्मक विधायिका का गठन किया गया, जिसमें केंद्रीय विधान परिषद बनी और एक केंद्रीय विधान सभा बनी। केंद्रीय विधान परिषद में सर 60 सदस्य होते थे, और केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य थे, जिनमें से आपका 34 सदस्य निर्वाचित और 26 सदस्य मनोनीत थे। 145 में से 104 इलेक्टेड थे, और 41 कैसे थे गाइज, नॉमिनेटेड थे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इस व्यवस्था को कहा जाता है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। क्या ये बात समझ में आ गई? इलेक्टेड और आपका नॉमिनेटेड, ये भी पॉइंट्स पे ध्यान रखेंगे। चलिए अब मैं यहाँ से आगे बात बता रहा हूँ बच्चों। अब जब ये पॉइंट हो गया, तो जब ये आपका सेंटर में बाइकैमरल सिस्टम जब फॉलो हो जाता है, तो इसके पश्चात क्या हो जाता है बच्चों, बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग देखने को मिलेंगी आपको। पॉइंट नंबर 1, तो पहला पॉइंट तो आपको यहाँ से पता चल जाए, जब बाइकैमरल लेजिस्लेचर का गठन कर दिया गया, तो अब भारत में क्या होता है बच्चों, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का आरंभ। यानी कि ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ये इतनी दफा पूछा गया अलग अलग एग्जाम्स में, किस अधिनियम के माध्यम से भारत में प्रत्यक्ष डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम, डायरेक्ट इलेक्शन, अगर आपसे पूछा जाए किस अधिनियम के माध्यम से भारत में डायरेक्ट इलेक्शन या प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू की गई थी, सर 1919 के अधिनियम की देन है भारत में डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। क्या ये बात समझ गए? दूसरा इसमें प्रोमिनेंट जो पॉइंट था बच्चों,
देखिए दूसरा मैं सबसे स्पेशल पॉइंट समझा दूं यहाँ पे कि इसी 1919 के अधिनियम के माध्यम से क्या होता है बच्चों, फर्स्ट टाइम पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार। ये सबसे देखिए पॉइंट है कि कई दफ़ा आपसे पूछा जाए यदि कि किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला है, वोट देने का अधिकार मिला है, तो बच्चों वो कौन सा अधिनियम है, 1919 का अधिनियम। क्या ये बात समझ में आ गई? सर आपने क्या सीख लिया कि 1919 के अधिनियम के माध्यम से एक तो प्रत्येक डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम को शुरू किया गया, दूसरा महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। चलिए गाइस अब इससे हम बात करते हैं इससे आगे। यहाँ से एक पॉइंट उसके नीचे लिख लेंगे आप सब, वहीं से समझा रहा हूं मैं। तो दूसरा पॉइंट याद रख लीजिए, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार। अब इसका मतलब क्या है बच्चे, जिसको नहीं पता तो पहले ही समझ लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, तो बच्चों इसकी जो शुरुआत हुई थी, तो शुरुआत हुई है 1909 के तहत, 9 के एक्ट के तहत। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी कि भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली शुरू हुई थी 1909 में, और सर्वप्रथम किस पे लागू की गई थी? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो ये लागू की गई थी मुस्लिम्स पे। किसी बच्चों को ये पूरा अच्छा डिटेल से सीखना है तो वो जाके ना 1909 का अधिनियम पढ़ लेगा, तो उसमें समझाया गया कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का मतलब ये है कि इसमें क्या था, मुस्लिम भी कैंडिडेट्स होगा और उसको वोट देने वाली भी आवाम कौन सी होगी, मुस्लिम। तो ये सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली थी। अब 1919 के अधिनियम के माध्यम से मैंने कहा है कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार। तो विस्तार क्या हुआ था बच्चों, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को सिखों पर भी लागू। ये पॉइंट है। आपसे पूछा जाएगा किस अधिनियम के माध्यम से सिखों पर भी सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को लागू किया गया था, तो 1919 के अधिनियम के माध्यम से सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को किस पर भी लागू कर दिया गया, यहाँ पे सिखों पर भी लागू कर दिया, जबकि मुस्लिम्स पे लागू कब किया गया था, 1909 में। ये बात समझ में आ गई यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं, जो एक और मोस्ट पॉइंट है यहाँ पे 1919 के अधिनियम के माध्यम से। इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया जाता है बच्चों, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार का गठन। अब आप पूछिए सर आंशिक उत्तरदायी सरकार का मतलब एक्चुअली क्या होता है इसका, तो ये है पार्शियल आंसरेबल गवर्नमेंट। अब आंशिक उत्तरदायी सरकार का गठन, या देखिए ये क्या मतलब है ये समझ लीजिए। एक्चुअली ये था कि प्रांत का मतलब है राज्य। 1919 के अधिनियम के माध्यम से राज्यों को अपना स्वयं का कानून बनाना, या फिर राज्यों को ये पावर दे दी गई कि राज्य भी अपने स्तर पे क्या काम कर सकते हैं, अपने राज्य की सरकार को चला सकते हैं। एक तरह से क्या था कि भाई राज्यों को भी आना चाहिए कि वो अपने राज्य की गवर्नमेंट को कैसे चलाएंगे। तो राज्यों में आंशिक उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया, जिसके लिए मतलब क्या किया गया, इस सिस्टम को फॉलो करने के लिए बच्चों प्रांतों में, कहाँ पे, प्रांतों में डायरकी गवर्नेंस सिस्टम फॉलोड। इसका बच्चे मतलब ये होता है कि द्वैध शासन प्रणाली। क्या मतलब, आपसे याद रखेंगे किस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया था, तो किसके माध्यम से, 1919 के माध्यम से। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा जनरली किस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था। ये सबसे मोस्ट पॉइंट है।
पूरा 1919 के अधिनियम का अगर आपसे सबसे मेन पॉइंट पूछा जाए तो किस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को शुरू किया गया था, तो 1919 के अधिनियम से शुरू किया गया था। और कितने प्रांतों में शुरू किया गया था, तो बच्चे याद रखेंगे 8 प्रांतों में। कितने प्रांतों में लागू, 8 प्रांतों में लागू। तो यहां से 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए। एक आंशिक उत्तरदायी सरकार की शुरुआत हो जाती है प्रांतों में, और उसके लिए क्या था बच्चों, द्वैध शासन। डायरकी देखिए लिखा है, डायरकी गवर्नेंस सिस्टम, डायरकी गवर्नेंस सिस्टम को प्रांतों में लागू कर दिया गया, यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। और कितने प्रांतों में बच्चों, प्रारंभ में 8 प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। और कब से लागू हुआ था बच्चों प्रांतों में, ये 1921 से लेकर 1935 तक रहा। आपसे पूछा जाएगा, देखो अधिनियम था 1919 का, इसके तहत ये कानून बना, लेकिन ये फॉलो कब से शुरू किया गया है, तो वो है 1919 से, 1921 से। तो यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन लगा है इस अधिनियम के माध्यम से, लेकिन लागू कब से हुआ है, 1921 से। और ये कब तक रहा था, 1935 तक, क्योंकि 1935 का जो अधिनियम आया था, जो कानून आया था, उस अधिनियम ने 1935 के अधिनियम ने क्या था बच्चों, इस प्रांतों के द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में शुरू किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए 1919 का अधिनियम के तहत जो द्वैध शासन प्रणाली शुरू हुई थी प्रांतों में, ये जो द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई राज्यों में, 1921 से, और कब समाप्त हो गई, 1935 से, या किस अधिनियम के माध्यम से इस द्वैध शासन प्रणाली को प्रांतों से समाप्त किया गया था, तो इस अधिनियम के। तो वो अभी मैं 1935 का जब अधिनियम आएगा हम तब सीख लेंगे, फिलहाल यहाँ से याद रखो कि कब से कब तक रहा। एक चीज और याद रख लेंगे, क्वेश्चन पूछा गया था एक नॉर्मल एग्जाम में, वनडे एग्जाम था, कि प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसको माना जाता है। क्या प्रश्न था बच्चों, कि प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसको मानते हैं, लियोनिल कार्टिश को किसको माना जाता है, सर लियोनिल कार्टिश को प्रांतों में द्वैध शासन का जनक माना जाता है। जबकि रॉबर्ट क्लाइव ने, आपने पढ़ा होगा बच्चों कब, के 1765 में, किस टाइम, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में लगाया था द्वैध शासन पहली बार। लेकिन यहाँ पे किसकी, ये दूसरा द्वैध शासन है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये प्रांतों में द्वैध शासन का जो जनक है वो कौन है, लियोनिल कार्टिश। एक्चुअली क्या था बच्चों, याद रखो, इन्होंने एक बुक लिखी थी। किसने बुक लिखी थी, सर लियोनिल कार्टिश ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था डायरकी। बुक का क्या नाम है, डायरकी। के यहां से बात समझ जाएंगे आप। तो चलिए, आपने क्या सीख लिया 1919 में, सर 1919 के अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार का गठन हो गया। यहीं से एक पॉइंट और याद रखेंगे, इसी अधिनियम के माध्यम से पहली बार फ्रीडम डोमिनियन, अर्थात इसको कहेंगे हम स्वशासन या फिर उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग। ये प्रश्न पूछा गया था, किस अधिनियम के माध्यम से पहली बार भारत के लिए फ्रीडम डोमिनियन शब्द का प्रयोग किया गया था। किस अधिनियम के माध्यम से फर्स्ट टाइम फ्रीडम डोमिनियन का मतलब है स्वशासन या फिर उत्तरदायी शासन की बात कही गई थी। पहली बार 1919 के अधिनियम में फ्रीडम डोमिनियन शब्द का प्रयोग किया गया था। क्या बात समझ जाएंगे यहाँ से। देखिए आर्टिकल 1919 के तहत फर्स्ट टाइम सर फ्रीडम डोमिनियन शब्द की बात कही गई थी, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट पॉइंट है यहाँ पे। चलिए इसके बाद में आगे बात करता हूँ मैं। चलिए उसके आगे समझ लेंगे, कुछ पॉइंटों को आप ना नोट करके लिख लेना गाइस वहाँ पे। जैसे आपने क्या पढ़ लिया सर 1919 के अधिनियम में, आपने एक तो पढ़ लिया सर केंद्र में बाइकैमरल सिस्टम शुरू हो जाता है, यानी कि द्विसदनात्मक विधायिका, और प्रांतों में आपका द्वैध शासन। प्रांतों में क्या शुरू हुआ, द्वैध शासन। अब यहाँ पे क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग गवर्नमेंट हो गई, राज्यों की एक अलग गवर्नमेंट हो गई। इसीलिए सबसे पॉइंट नंबर 1 में याद रखेंगे, केंद्रीय बजट, केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया।
तो यहां से याद रखें किस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया था, सेपरेट कर दिया गया। 1919 के अधिनियम के माध्यम से सर केंद्रीय बजट को, सेंटर के बजट को राज्यों के बजट से क्या कर दिया जाता है बच्चों, अलग कर दिया गया। आपने कमेंट करके बताना है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में बजट का प्रावधान है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में बजट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यह बजट का प्रावधान। एक चीज आपने इसीलिए सर केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से किस अधिनियम के माध्यम से अलग किया गया, 1919 के। दूसरा पॉइंट हम यहां से देख लेंगे, एक्चुअली क्या किया गया, इसी अधिनियम के माध्यम से भारत में पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन, यानी कि लोक सेवा आयोग। तो आपसे पूछा जाएगा किस अधिनियम के माध्यम से लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था बच्चों, 1919 के अधिनियम के माध्यम से पब्लिक सर्विस कमीशन का भी गठन किया गया था, लोक सेवा आयोग का। क्या ये बात समझ गई यहां से। अगर मैं यहां पे थर्ड पॉइंट पे अगर बात करूं गाइज यहां पे, तो थर्ड पॉइंट में ये किया गया था कि जो भारत राज्य सचिव था, BRS का मतलब भारत राज्य सचिव, तो बच्चों भारत राज्य सचिव को पावर दी गई थी। क्या पावर दी गई, चलिए उस पावर पे, तो भारत राज्य सचिव क्या कर सकता था कि भारत में एक महालेखा परीक्षक, यानी कि ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कर सकता। ये भी बहुत पॉइंट, मतलब प्रोमिनेंट पॉइंट आपसे पूछा जाता है किस अधिनियम के माध्यम से भारत राज्य सचिव को भारत में एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया था, 1919 के अधिनियम के माध्यम से। क्या ये बात समझ में आ गई। चलिए गाइस, तो 1919 का अधिनियम का ग्राफ इतना ही था। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे सर, 1919 के अधिनियम को किस नाम से जानते हैं गाइज हम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसमें चेम्सफोर्ड कौन है गाइज, ये भारत के वॉइसराय हैं, और मॉन्टेग्यू कौन थे, भारत राज्य सचिव। फिर भारत राज्य सचिव का पद कब शुरू किया गया था, 1858 के अधिनियम से, और उसकी मदद करने के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद भी बनाई गई थी। तो इस अधिनियम में क्या देखा, तो जो भारत राज्य जो सचिव हैं उनका वेतन कहाँ से दिए जाने लग गया इस अधिनियम के माध्यम से, भारत से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या देखा, जो इनकी मदद करने के लिए जो आपकी भारत परिषद थी उसकी सदस्य संख्या पहले कितना हुआ करती थी, 15। इस अधिनियम के माध्यम से उनकी सदस्य संख्या को घटाकर कर दिया गया मिनिमम 8 और मैक्सिमम 12। और दूसरा सबसे अहम पॉइंट क्या था, उसी भारत परिषद में क्या था, हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। दूसरा आ जाओ सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या था बच्चों, बाई कैमरल सिस्टम को शुरू किया गया, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनात्मक विधायिका, द्विसदनात्मक केंद्रीय विधान परिषद और केंद्रीय विधान सभा। तो केंद्रीय विधान परिषद यानी कि राज्य परिषद में कितने सदस्य होते थे, 60 सदस्य, 34 इलेक्टेड और 26 कैसे होते थे गाइस, नॉमिनेटेड होते थे। उसके बाद में अगर हम बात करें केंद्रीय विधानसभा में, तो 145 145 मेंबर्स थे। 145 मेंबर्स में से 104 कैंडिडेट कैसे इलेक्टेड थे, और बाकी जो सदस्य बचे 41 वो कैसे थे, नॉमिनेटेड। और ये किस तरह से चुनाव होता था पता है आपको, ये चुनाव को फॉलो, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं जिनका चुनाव है, तो ये डायरेक्ट चुनाव कर दिया गया, क्योंकि इसी अधिनियम के माध्यम से भारत में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। और दूसरा क्या था, पहली बार महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिला। आगे क्या देखा आपने देखा बच्चों कि भारत के जो राज्य हैं, जो प्रांत हैं, तो प्रांतों में आपका द्वैध शासन शुरू हुआ। अगर आपसे पूछा जाएगा द्वैध शासन प्रांतों में कब हुआ था, 1919, लेकिन लागू कब होता है, 1921 से 35 तक, ये हमने सीखा। उसके बाद में हमने क्या देख लिया जर्नली, आपने क्या देखा, केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, और भारत में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हो गई, और एक क्या कर दिया गया, भारत राज्य सचिव को क्या पावर दे दी गई कि वो भारत में एक ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है गाइस, तो चलिए ये हमारा तो थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट था, तो ये उन बच्चों के लिए जो पॉलिटी और जो बायो वो डीप लेके चलता रहेगा। अब मैं आज ही अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको जेल वार्डन से रिलेटेड और आपका दिल्ली पुलिस या एनटीपीसी से रिलेटेड एक वीडियो डालूंगा मैं। ठीक है गाइस, उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। बाकी अगर आपको ये सेशन मेरा बहुत अच्छा लग रहा है तो इसको क्या काम करें बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।
कमेंट कर रहे देखिए, कमेंट ज़रूर किया करें, कमेंट करके आपकी जो भी प्रॉब्लम्स अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं उस पर ज़रूर फोकस करूँगा। ठीक है गाइस, चलिए आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।